Hey, hello everybody. How are you? I hope that you all are fine. और अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे होंगे। देखो, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकर आया हूँ, एंड दैट इज टाइम टेबल। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज वरीड अबाउट दिस टाइम टेबल कि मेरा टाइम टेबल नहीं है, कोई मैं बना नहीं पा रहा हूँ, पता समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आज मैं आपको पूरा मुद्दा समझा दूंगा कि ये क्या है टाइम टेबल। ठीक है, ये हम वैसे इंग्लिश टाइप लेक्चर नहीं बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा देसी में, देसी भाषा में कि कैसे टाइम टेबल का मतलब क्या है इस टाइम टेबल का। ठीक है, मतलब आप देखते होंगे कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो डेली टाइम टेबल बनाते हैं, यानी उनका काम ही है डेली टाइम टेबल बनाना, कभी कभी तो दिन में 4 बार टाइम टेबल बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं, कभी बनाते ही नहीं है। वो किस वजह से? कि हम टाइम टेबल बनाएंगे तो हमारी अपनी हकीकत हमारे सामने आ जाएगी कि हमारा कितना बेहतरीन लाइफ स्टाइल चल रहा है। हम खुद से ही रूबरू हो जाएंगे, और इसी जलालत की वजह से, इसी बात से जलील होने की वजह से वो कभी टाइम टेबल ही नहीं बनाते। तो दोनों ही बात गलत है ना। चलो, आज आप पड़ोस में भी खबर कर देना कि भाई टाइम टेबल से संबंधित समस्या का परमानेंट समाधान लेकर मैं आ गया हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये टाइम टेबल है, ये जो भी चीजें मैंने बनाई हुई हैं इन सबका मतलब है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं आपको कि डे वर्सेस नाइट, यानी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रहती है बच्चों, दोस्तों, सम्माननीय बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि डे वर्सेस नाइट, कि मैं दिन में पढ़ूं कि मैं रात में पढ़ूं, मुझे आज तक समझ में ही नहीं आ रहा है। इस समस्या का मैं आपको समाधान आज बता देता हूं। देखो भाई, जो व्यक्ति आपको ये टाइम टेबल बता रहा है, यानी कि मैं, विश्वास करना पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई ऐसी रात होगी जिसमें मैं सोया हूंगा। मैं सोया ही नहीं। हमेशा जो भी काम करता हूं मैं दिन में, सोने का हो या कोई हो, मैं दिन में हमेशा वो काम करता हूं। मतलब निशाचर का पूर्ण रूप से रूप लिया हुआ है। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, ध्यान से मेरी बात सुना, अगर आप बच्चे हैं यानी 10th 11th 12th या उससे नीचे की किसी क्लास में, स्कूल के बच्चे हैं, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप रात को ना पढ़ें, आपको दिन में पढ़ना है, डे। ठीक है, देखो, इसका ऐसे नहीं है कि मैं हवाबाजी में बस आपको कोई सजेशन दे रहा हूं, मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपको बता देता हूं। साइंटिफिक रीजन क्या है? देखो, रात को क्या होता है कि बच्चे 10 से 12 बजे तक अच्छे से पढ़ते हैं। 10 से 12 तक आप अच्छे से पढ़ते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लेट नाइट जैसे होती चली जाती है तो आपको भूख लगने लग जाती है, यू फील हंग्री। और जब आप हंग्री फील करते हो तो मम्मी तो उस टाइम तक सो जाती हैं, तो मम्मी सो गई, इसका मतलब आपकी किचन में एंट्री हो गई। अब आपकी किचन में एंट्री हो गई तो आपने मैगी बना ली या चाय बना ली, जो भी बना लिया। फिर क्या होता है कि चाय बनाने के बाद आप सोचते हैं कि यार अब मैं मैगी या चाय अकेले थोड़ी देर खाऊंगा, 10-15 मिनट लगेंगे, चलो कोई वीडियो देख लेता हूँ, या तो कोई सॉन्ग का वीडियो, या आजकल बहुत ही फेमस चीज चल रही है वो है वेब सीरीज। वेब सीरीज चल रही है, तो हमने क्या करा कि जो 15 मिनट का मेरा एपिसोड रह गया था, चलो उसको रिवाइज कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, और मेरी मैगी भी इतने में खत्म हो जाएगी। तो फिर अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैगी तो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में, लेकिन वो वेब सीरीज या वो वीडियो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बज जाते हैं, फिर 5 बजे आप उठते हो, मैगी तो खत्म हो चुकी है। अब आप जब मैगी को खत्म करके ये वीडियो देखते रहते हो तो आपका डोपामाइन तो रिलीज होना शुरू हो गया ना। ये नींद वाला हार्मोन होता है जिससे आपको नींद आती है। तो अब डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो गया तो नींद आ रही है, लेकिन अब सामने इंटरेस्टिंग चीज चल रही है तो सोएं कैसे? तो इसमें बज गए 5। अब जब इसमें 5 बज जाते हैं तो फिर क्या हुआ, सुबह एक लाल कलर की, एक ऐसी लाल कलर की चप्पल टाइप की आपके मुंह पे दिखती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो मम्मी ने ही फेंकी है। तो जब वो चप्पल आपके मुंह पर आती है तो आप उठते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन तो नेगेटिविटी के साथ ही शुरू हो गया। तो तुम सारा दिन मुंह फुलाकर घूमोगे, फिर कुछ क्रिएटिव कहां कर पाओगे, कुछ कर थोड़ी पाए उस टाइम में। तो इसलिए सबसे पहले, अगर आप बच्चे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा और हमेशा सुबह ही पढ़ना है। शाम को 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह पढ़ना है। ठीक है, ये तो था पहला वाला सिस्टम कि डे एंड नाइट वाला। तो बच्चों को डे में पढ़ना है, आप कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, या कोई अमूमन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बाहर रहते हैं हॉस्टल में, तो यू कैन रेफर दिस नाइट, आप नाइट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वैसे नहीं पढ़ना होता। लोग कोडिंग करते हैं या कोई मैकेनिकल मशीनरी पर काम करते हैं, तो वहां पे यू कैन स्टडी इन नाइट ऑल्सो। आप ये मत समझना कि आप नाइट को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जब आप कॉलेज में आ जाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे हैं तो दिन में ही पढ़ें, सुबह। चलो, दूसरा वाला टॉपिक मैं देख लेता हूं कि दूसरा में क्या हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि 1 आवर। देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि दिन का पहला घंटा जो होता है जगने के जस्ट बाद, यानी फर्स्ट आवर हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ट्रस्ट मी, सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिन का पहला घंटा। यानी हमको इस घंटे में किसी भी स्क्रीन को कोई टाइम नहीं देना, किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को कोई टाइम नहीं देना, सोशल मीडिया जीरो, क्रॉस कर देना है सोशल मीडिया को। अगर ये 1 घंटा यूज नहीं किया ना, तो इसके साइड इफेक्ट मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूं। कैसे कि दिन कैसे निकलेगा आपको नहीं पता चलेगी। थोड़ी देर बाद कुछ महीने निकल जाएंगे, आप कहेंगे यार नवंबर निकल गया क्या, दिसंबर निकल गया क्या? हाँ भाई निकल गया, ये भी निकल गया। फिर आप अगर कहीं चले गए, कॉलेज में चले गए या जॉब वॉब में चले गए, तो कुछ सालें भी निकल जाएंगी और सालों का भी आपको अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए आप खुद समझ लो कि ये पहला घंटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी बड़ी मुसीबत से ये वीडियो आपको बचाएगा जो मैं बता रहा हूं। ट्रस्ट मी, पहला घंटा हमेशा यूज करना है। ये पहला घंटा बिना किसी गैजेट के, मोबाइल के आपको खुद को देना है। बस इतनी सी बात है। चाहे बुक के साथ दो, चाहे खुद की कोई प्लानिंग बनाओ दिन की, या कुछ भी करो, लेकिन पहले घंटे में आपको मोबाइल को टच नहीं करना है जगने के जस्ट बाद। ठीक है, चलो मैं अब अगली बात ध्यान से सुनो। अब देखो जरा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक है हमारा लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। यानी एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप पढ़ रहे हैं, ये टाइम टेबल किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, चाहे आप कॉलेज में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या आप स्कूल में हो। ठीक है, मतलब जो आगे वाला वो है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। इसमें क्या करना है आपको? देखो, एक चीज का हम ध्यान नहीं रखते थे, अभी हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम हमेशा एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, पकड़ना चाहिए एक सब्जेक्ट को। लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे हमने 3 मंथ का कोई टाइम टेबल सेट किया अपने लिए, तो इस 3 मंथ के दौरान अगर किसी की शादी, किसी की मैरिज आ रही है बीच में, किसी की बर्थडे पार्टी बीच में आ रही है, किसी की कोई ट्रिप बीच में आ रही है घूमने की, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि उसको सेक्रीफाइस मारना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मारना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखो, हमने भी बहुत छोड़ी हैं शादियां, क्योंकि शादी में अगर हम नहीं गए तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी तो होगी, लेकिन हम गए तो हो सकता है हमारा कोई काम बिगड़ जाएगा। तो हमको सेक्रीफाइस मारने पड़ेंगे भाई, छोड़नी पड़ेंगी शादी, चाहे खास की ही क्यों ना हो। तो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल के बीच में अगर कोई चीज आ रही है, अगर इधर उधर आ रही है, उस टाइम पे तुम्हारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो आप अटेंड कर लो। लेकिन अगर आपने 3 महीने का कुछ टाइम बनाया और उसमें कोई शादी आ गई, देन यू विल हैव टू मेक सेक्रीफाइस। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टू टारगेट 1 टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे तुमने, अभी कोई बंदा है केमिस्ट्री को पढ़ रहा है सॉरी, अगर कोई बंदा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो पता चली कि उसको उसमें मजा आ रहा है, तो वो 10 दिन 5 दिन केमिस्ट्री में ही मतलब टाइम निकाल दे रहा है, दूसरे सब्जेक्टों का उसे होश ही नहीं है। इसलिए कभी भी कोशिश करनी है कि आप, क्योंकि एग्जाम कभी भी एक सब्जेक्ट का नहीं होता, कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे स्कूल हो। तो आपको क्या करना है कि हमेशा एक सब्जेक्ट पे फोकस तो बहुत करना है, उसको अच्छे से लेके चलना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल हैव टू यू नो रिवाइज 1 अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी लेकर साथ में चलना पड़ेगा, यानी 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे आपको लेके चलने, इस बात का ध्यान रखना है। वरना तो पता है कौन सी बात हो जाएगी, आपको एग्जाम्पल दूं देसी, कि वरना कैसी बात हो जाएगी कि जैसे आप क्या करते हैं, स्कूल डेली जा रहे हैं और आप बालों को बहुत अच्छे से बना के जाते हैं, डेली जेल भी लगा रहे हैं, उनको पानी से धो भी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन आप नहा ही नहीं रहे, यानी दूसरे पार्टों का आपको होश ही नहीं, आप तो सड़ जाएंगे भाई, आप सड़ जाएंगे। बाल तो अच्छे दिखेंगे लेकिन आप सब सड़ जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, सारी चीजों को साथ में लेके चलना है, यानी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो, एक पर फोकस रखो लेकिन दूसरे को भी पढ़ना है। यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो भाई, रिवीजन एंड फ्लैश कार्ड्स। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आई मीन द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्टूडेंट लाइफ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो क्या है? वो है रिवीजन। रिवीजन का सोल पर्पस क्या होता है दोस्तों? देखो, एक बात बताऊं आपको शुद्ध देसी सरल भाषा में, कि एग्जाम में 2 लोग लेजेंड बनते हैं, 2 टाइप के लोग। कौन से? जो या तो हर चीज को पेपर से 1 दिन पहले पढ़ दें, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे 30 मार्क खान धुरंधर हों कि वो 1 दिन पहले सब कुछ पढ़ दें जो एग्जाम में है, या दूसरे वो होते हैं जो 5 से 6 बार चीजों को पहले से ही पढ़ के रखते हैं। इन्हीं 2 टाइप के लोगों का दबदबा रहता है किसी भी एग्जाम में, वही निकलते हैं। बाकी तो फिर भीड़ तो बड़ी पड़ी है। कोई भी चीज पढ़ो, एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी चीज पढ़ी
उसको हाथ से जरूर लिखना है, हाथ से जरूर लिखना है। अब देखो यहाँ मैंने बोला था ना कि इसका बनाया है तो इसका कुछ मतलब होगा। क्या मतलब है कि हाथ से क्यों लिखना है कि मान लो आप किसी युद्ध में जा रहे हैं या लड़ाई में जा रहे हैं, अब आपने सुनकर पढ़कर सारी चीजें बहुत अच्छे से जान ली, हर चीज जान ली आपने, लेकिन आपने क्या करा, तलवार लेकर चलाना नहीं सीखा तलवार को। अब जिसने सब कुछ जाना है, पूरी रणनीति आती है, कैसे मारते हैं, कुछ करते हैं, हर चीज आती है, लेकिन तलवार चलाना नहीं आता, मतलब भाई वो तो वहां पे भौंका जाएगा। यानी आपको डायरेक्ट तलवार दे दी, अब आपको चीजें तो पता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, यानी आपने तलवार चलाई नहीं कभी, तो आप वहां पे मरोगे। इसीलिए कोई भी चीज अगर आपको आती है तो हमेशा उसको हाथ से लिखना है, कि हाथ को हमारे को आदत रहे कि भाई मुझे चीजें याद हैं, कैसे लिखनी है मैं जानता हूं जल्दी से जल्दी। इसलिए हमेशा कोई भी चीज पढ़नी है तो वो हाथ से लिखनी ही है। समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट चीज क्या आती है, देखो फ्लैश कार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लैश कार्ड्स का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, यानी 5 दिन में कोई चीज पढ़ी आपने और उसको 5 मिनट में आपने तैयार कर दिया रिवीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैश कार्ड्स, रैपिड नोट्स जिनको कहते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देके बता देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आप मतलब कोई बंदा है, वो क्या करने गया, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, ठीक है, प्लान बनाया उसने कि गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, उसके बाद परफ्यूम लगाएगा जिससे वो भगाना दे देखते ही कि भाग यहाँ से, ठीक है। उसके पहले क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि उसने कोई गिफ्ट भी लेगा उसके लिए, कि गिफ्ट लेके जाऊं, थोड़ा इंप्रेस करूं। फिर दोस्त की बाइक भी मांग सकता है कि भाई बाइक दे दे, पैदल ठीक नहीं लगता, पैरों पे धूल जम जाती है। फिर बाद में क्या करेगा, पेट्रोल भी डलवाएगा। दोस्त थोड़ी देगा, इतने बढ़िया दोस्त थोड़ी होते हैं कि पेट्रोल भरवा के दे दे तेरे को, तो पेट्रोल भी भरवानी है। तो ये सारे काम करे ना उसने, किसके लिए, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। अब इस चीज को क्या होगा, फ्लैश कार्ड किसको कहते हैं वो बता रहा हूं। अब क्या होगा, आपने ये ट्रिप कर दिया, आप मिलके आ गए वापस, आपने क्या करा, 1 मंथ बाद आपको किसी ने पूछा कि भाई नवंबर में तू कहाँ गया था, तो आप क्या बोलोगे, एक सेंटेंस बोलोगे कि मैं गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नवंबर में या सितंबर में या अक्टूबर में या न्यू ईयर पे, मैं न्यू ईयर पे गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। आपने इतनी बड़ी प्रोसेस, अच्छे कपड़े खरीदे, परफ्यूम लगाया, गिफ्ट लिया, पेट्रोल ली, वो बाइक ली, उसमें पेट्रोल डलवा, ये सारी चीजें आपने कितने में समेट दी कि मैं न्यू ईयर पे गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। ये होता है फ्लैश कार्ड। अब आपको कोई पूछे, नीचे कोई दोस्त आपको बोल दे भाई न्यू ईयर पे गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, यार थोड़ा खुल के बता, मतलब थोड़ा उस चीज को डिटेल में बता, तो तब आप ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, आप 1 मिनट में बता सकते हो कि सबसे पहले मैंने कपड़े लिए, ये काम किया, वो काम किया, ये किया, उसके बाद में फिर हम लोग मिले। समझ गए, यही होता है फ्लैश कार्ड। यानी आप 5 से 10 पेज पढ़ लेते हो और उसको सिर्फ 5 लाइनों में लिख देते हो, वही होते हैं फ्लैश कार्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टूडेंट्स लाइफ फॉर रैपिड रिवीजन। ओके, अब देखो एक लास्ट और नेक्स्ट चीज और देखो भाई, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं वो है एनवायरमेंट आइसोलेशन। यानी सब लोग तो बाहर नहीं रहते, कुछ लोग घर पे रहते हैं, तो जहां पे भी आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल पे, कुर्सी पे, जहां पे भी आप पढ़ते हो, वहां आप आइसोलेशन क्रिएट कर लो। आइसोलेशन मतलब मिनिमम डिस्टरबेंस, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। अभी क्या है, घर में शोर शराबा रहता है, टीवी चलती है, छोटे भाई बहन रहते हैं, तो उनको समझा दो एक बार, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करो एक बार कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो अभी मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए 2 घंटे 4 घंटे जब तक मैं पढ़ रहा हूं। तो डिस्टर्बेंस भले ही हो लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुंडी लगाकर बैठ जाएं। आप कुंडी लगाकर बैठ गए तो घर वाले कूट देंगे, मतलब आप घर वालों से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी कोई मत आना। लेकिन मम्मी आ सकती है। मम्मी क्या, हमारी इंडियन मदर्स क्या होती हैं, वो एक ड्रोन की तरह होती हैं। हमारी इंडियन मदर्स ड्रोन होती हैं, वो हमेशा घूमती हैं, तो उनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। उनको आने दो, वो 1 घंटे पे 2 घंटे पे हमको चेक करती रहेंगी, हमको मॉनिटर करती रहेंगी कि हम पढ़ भी रहे हैं या नहीं। वो प्रेशर बहुत जरूरी होता है, ये गलत बात नहीं होती, उनको हमेशा देखना चाहिए और वो देखती भी हैं। तो इसलिए हमेशा दरवाजा खुला रखें और पढ़ें। ऐसी इमेज क्रिएट कर लें मतलब अपनी, कि जब आप टेबल चेयर पर बैठें तो घर वालों को मतलब समझ में आ जाए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको अब डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पढ़ जाते हैं, वहीं पर पढ़ने लगते हैं, सोफे पे पढ़ें, टीवी देख रहे हैं, वहां भी किताब ले रखी है, बहाना बना रहे हैं कि मैं किताब लेके, तो ऐसे लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। आपका एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि आप टेबल चेयर पर बैठ गए हैं, मतलब अब आप पढ़ रहे हैं, तो मम्मी पापा सब खुद ही चुप करा देंगे जो लोग शोर मचा रहे होंगे उनको, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है, एक यूनिवर्सली सर्टिफाइड ये टाइम टेबल है। कैसे कि आप जो लोग कुछ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मेरे पे सिटिंग नहीं हो पाती, मैं लॉन्ग टर्म बैठ नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, तो उनके लिए ये 3 फॉर्मेट यूनिवर्सली अप्रूव्ड हैं
कि आप ऐसे शुरू करें। कैसे? सबसे पहले आप 25 मिनट्स अगर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग 25 मिनट काम कर रहा है, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद आप अगर थोड़ा बढ़ाते हैं अपना पोटेंशियल को, 50 मिनट जाते हैं, तो आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक इट फॉर 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे तो आपको बैठना पड़ेगा। उसके बाद आप आधे घंटे का, यस आधे घंटे का ही ब्रेक लें। ये ज़रूरी होता है ब्रेक ज़िंदगी में। अगर ज़रूरी नहीं होगा तो माइंड फिर दोबारा से रीगेन यानी पावर को रिटेन नहीं कर पाएगा, फिर शुरू नहीं होगा। इसलिए 2.5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट ज़रूर रुकें। अब मैं बात कर लूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कैसे कि कुछ लोग ये जो ब्रेक मैं बता रहा हूँ ना बीच में, इन ब्रेक्स का बहुत बड़ा महत्व है। यानी ये आपको ही चूज़ करना है। मैंने लिखा ना यू चूज़, आप चूज़ करें कि आपको कहाँ से शुरू करना है। लेकिन ये जो ब्रेक मैं बता रहा हूँ बीच में, ये 5, 10 और 30 मिनट का, इनको बहुत ही मतलब स्मार्टली हैंडल करना। वरना कुछ लोग तो क्या करते हैं, इन ब्रेक्स के चक्कर में आशिक बन जाते हैं, खो जाते हैं बीच में ही। 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट रुके, 5 मिनट में कहा एक गाना सुन लेता हूँ, तेरी बेवफाई का ये गम भी भुलाऊंगा। आहा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे थे, आप तो बीच में आशिक बन गए। तो मेरा क्या मानना है, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज सुने जो आपको समझ में ही नहीं आई। यानी मैं क्या सुनता था, मैं आपको बताऊं, मैं सुनता हूं पंजाबी सॉन्ग। ओ कटोकट ये थल्ले मेरे को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं उसको सुनता हूं उनकी। और म्यूजिक होता है उनका धमाकेदार। तो बीट वाला म्यूजिक आप सुने, और वो भी वो कुछ इंग्लिश के लिरिक्स सुन लें जो आपको समझ में ही ना आए। एमिनेम वगैरह के कुछ गाने जो समझ में ही नहीं आते, लेकिन आपका मूड फ्रेश कर देते हैं एकदम। तो उस टाइप की चीजें सुनो जो आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, मैंने आपको बताया मैं तो पंजाबी सुनता था, मेरे को समझ में नहीं आती। अब एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए क्या है कि ये टाइम टेबल मिनिमम रहना ही चाहिए। कैसे? अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 2, 2, 3 ये 3 शिफ्ट आपको लगानी ही है। कैसे भी लगाओ आप, चाहे सुबह टाइम निकालो चाहे शाम को। कब? ये उन बच्चों के लिए है एक्चुअली जो IIT में जाना चाहते हैं या जो नीट में मेडिकल में जाना चाहते हैं। अदरवाइज तो मैं आपको बता दूं, शादी के लिए तो आधा घंटा किताब उठा लो, काफ़ी है, शादी हो जाएगी। क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया ना इंजीनियरिंग में या मेडिकल में। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली इनमें जाना है तो आपको ये शिफ्ट करनी पड़ेंगी। वहीं अगर कॉलेज या कंपटीशन वाली बात है तो आपको 4 शिफ्ट करनी पड़ेंगी, 2, 2, 3, 3 अगर नौकरी लेनी है तो। वरना शादी तो हो ही रही है वो तो सबकी हो रही है। तो ईट दैट फ्रॉग, ये मैंने क्यों लिखा है, ये एक किताब है, मैंने पढ़ी हुई है खुद, तो आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है कि इस किताब में बताया गया है कि प्रायोरिटी P1, P2, P3 ये रूल है लाइफ का। यानी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिन की उठने के बाद, वो आपको सबसे पहले करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पढ़ाई है ना। तो वो आपको सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपको कहीं जाना है तो उससे जो लेस प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो आपको दूसरे नंबर पर रखनी है। और जो चीज़ आप कल भी कर सकते हैं या आज टाइम मिल रहा है तो कर रहे हैं, वो चीज़ आप 3rd नंबर पर रखें। यानी प्रायोरिटी के हिसाब से ये बुक बनाई गई है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले करना है। मैं समझता हूँ ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा ये टाइम टेबल। और देखो, ये वीडियो देखेंगे तो 150 लोग या इससे ज़्यादा भी, लेकिन बनाएंगे 2-3 लोग ही टाइम टेबल, तो वही डिफरेंस रहता है। फिर बाद में अब 50 लोग तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ना, 1-2 ही बनता है। तो वही लोग जो चीज़ों को फॉलो कर जाते हैं, जो उनको अच्छे से ले जाते हैं, वही लोग लेजेंड बन जाते हैं आगे जाके। बाकी तो फिर फॉलोअर हैं ही। इसलिए मैं देखूंगा कितने लोग टाइम टेबल बना रहे हैं। तो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने टाइम टेबल बनाया है या नहीं बनाया। अगर आपको ये ठीक लगा है जो मैंने बताया है, वो भी लिखें ठीक लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो वो भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल गेट सम नॉलेज फ्रॉम दैट एंड यू विल मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।